तो क्या करेंगे यहाँ पर, विपिन करेक्ट, ये तीन जो है कैपेसिटेंस पैरेलल में 1 + 1 + 1, ये क्या आ जाएगा 3 फैरेड। पैरेलल में हम कैपेसिटेंस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, फिर 3 + 3 6 फैरेड। फिर इसके साथ पैरेलल में क्या है 3 फैरेड। फिर इस 3 और 6 को अगर सॉल्व करें, 3 और 6 को सॉल्व करो तो क्या लिखोगे आप इसको, इन दोनों का कैलकुलेशन 1/c = 1/3 + 1/6, दिस विल बी 1/2, c आ गया 2 फैरेड। तो नेट इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A and B will be 2 + 3, that is 5 farad. This is the correct answer. 5 farad ज्यादातर लोगों के सही है। शांत थोड़ा सा कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना है आपको। तो इन सारे इजी कैलकुलेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के बाद हमें एक बड़े इंटरेस्टिंग IIT JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करने में मेरे को 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा। The question is very very important. So let me draw the question first. Okay, Prashant, now you are correct. So taking these two capacitances in series C1 and C2. थोड़ा सा ड्रॉ मेरे को कर लेने दो, फिर आप नोट करना। यहाँ पर दो कैपेसिटेंस मैंने C1 C2 सीरीज में कनेक्ट किए और इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। आगे हम बैटरी वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे। तो ये V बैटरी है और C1 C2 कैपेसिटेंस, और यहाँ हमारी पार्टी चल रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी इंटरेस्टिंग है। एक पहले मैं ये पूरा का पूरा सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आई विल पुट द लेक्चर इनटू द रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ से ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कि C1 के अक्रॉस वोल्टेज पहले ग्राफ में जो भी है वो दूसरे ग्राफ पहले ग्राफ में C2 के अक्रॉस वोल्टेज से कम है। और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और सीरीज में चार्ज सेम रहते हैं। तो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होने का मतलब क्या है, जिस कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है। इसी कॉन्सेप्ट पे V1 लेस देन V2, हेंस C1 विल बी ग्रेटर देन C2। सेकेंड ग्राफ में अगर देखा जाए ग्राफ 2 में, तो आपको दिखेगा कि जो वोल्टेज अक्रॉस C1 है वो ज्यादा है और वोल्टेज अक्रॉस C2 कम। तो V1 ग्रेटर देन V2, और जैसा कि अभी भी हमने देखा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, V is inversely proportional to C, so C1 will be less than C2. And in third graph, there is equal voltage drop across C1 and C2 because no slope is changing from top to the axis. So V1 equals to V2, hence the C1 will be equal to C2. So the final answer here is for graph 1, the C1 is greater than C2. For graph 2, C1 is less than C2. And for graph 3, C1 equals to C2. ये कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड की इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वी हैव फ्यू मोर टॉपिक्स टू लर्न हियर, लेकिन कुछ डाउट है
स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे को सेंड किया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे वो नीट के हो आप या आईआईटी के हो। तो एक तो ये क्वेश्चन है जो कि आईआईटी वाली शीट के एक्सरसाइज 1, लेकिन नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तमन्ना, अनु, ये लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, शांत, देवेश, जो भी नीट के स्टूडेंट हैं वो सारे इसको जरा समझिए। क्या कहा कि टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। अगर ऑपोजिट साइन के चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने क्या बताया आपको कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। मैंने मान लिया कि दोनों के चार्ज, एक के Q1 है तो दूसरा Q2 है, लेकिन दूसरा नेगेटिव साइन का है, तभी यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से क्या कहा गया है हमें कि दोनों चार्ज सेपरेटेड हैं 0.5 मीटर पर, तो फोर्स की वैल्यू है 0.108 न्यूटन। के की वैल्यू लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाय आर की वैल्यू 0.5 मतलब कि 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको Q1 Q2 मिल जाता है। Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.108 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10⁹ ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लाइन में इंफॉर्मेशन ये है, आप देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान से समझो, सॉल्व करने का तो मैं 1 मिनट में करूंगा। क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया गया है मेरे को, कंडक्टिंग स्फीयर और आइडेंटिकल। इसका मतलब अगर इन दो स्फीयर को मैं टच कर दूं, ये देखो मैंने इन दो स्फीयर को पास लाकर एक दूसरे से टच कर दिया, जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी दूसरा लाइन कह रहा है। द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर। टच कर दो या फिर इन स्फीयर्स को ऐसा पड़ा रहने दो और एक वायर के हेल्प से कनेक्ट कर दो। आपको पता है कि इनके पास चार्ज था Q1 और दूसरे के पास चार्ज था -Q2। जैसे ही आप इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे, वैसे ही चार्ज एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते हैं, ये हमें पता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता है, जब तक कि दोनों के दोनों स्फीयर सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए। अब देखो कि कंडक्टिंग स्फीयर गिवन कैसा है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब जो चार्ज, मान लो Q चार्ज इसके पास है तो दूसरे वाले स्फीयर के पास भी Q चार्ज ही होगा, because the spheres are identical and we are connecting these two spheres with a conducting wire. So by connecting these two spheres, there will be the redistribution of charge, and charge redistribution will be continue till the potential of both the spheres becomes equal. आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों के पास सेम चार्ज आ जाएंगे। और आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है। यहां से देख, अगर मैं इन दो चार्जेस की नेट वैल्यू आपसे पूछूं, इट इज Q1 माइनस Q2, दिस इज द नेट वैल्यू। इसका मतलब ये जो दोनों स्फीयर पे आइडेंटिकल चार्ज अपीयर होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? Q1 माइनस Q2 बाई 2, और दूसरे स्फीयर पर भी इतनी ही वैल्यू ऑफ चार्ज अपीयर हो जाएगी। तो मैं इसको Q1 और Q2 अगर यदि मान लूं तो Q1 will be equals to Q1 minus Q2 by 2 as well of the charge on second sphere, that is Q2। इतना पता चलने के बाद ये सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि अब वापस से
कंडक्टिंग वायर को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब क्या सिचुएशन होगी, दोनों के इनिशियल चार्जेस की वैल्यू, मतलब ये कैपिटल Q1 और माइनस Q2 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं हम, नेट फोर्स लिखेंगे, कितना दिया है 0.036 न्यूटन। सिचुएशन क्या रहेगा कि Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू पुट करते हैं, द फोर्स इज 0.036 इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पर आप लिखोगे Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इंटू 1/4, और सेपरेशन है 0.5 मीटर, मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये भी 1/4। ये दो इक्वेशन आपके पास आएंगे। यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गया मेरे पास, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू अंडर रूट 0.036 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करिए और Q1 Q2 की वैल्यू को फाइंड, Q1 एंड Q2 आप कैलकुलेट करो एंड योर आंसर विल बी। विपिन, समझ में आया ये चीज? कर लोगे खुद से अभी? बताओ मेरे को, आप अभी कैलकुलेट कर पाओगे इसको? टेल मी यस और नो, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। सो एवरीवन will understand the concept behind these two words, identical and conducting space. Identical means what? The radius are same, and we know charge distributes in the direct proportion of the radius. जितना बड़ा स्फीयर उतने ज्यादा चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था एक डाउट, तो इस क्वेश्चन को तो मैंने वैसे क्लास में भी सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक कंडक्टिंग शीट है, ये कंडक्टिंग शीट रखा गया यहाँ पर, और इस कंडक्टिंग शीट के एक एंड से बॉल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इस बॉल के पास कुछ चार्ज है, चार्ज्ड बॉल। मान लो कि इसके पास चार्ज Q है, और शीट के आसपास आपको पता है कि लार्ज लिखा गया है। लार्ज शब्द का मतलब क्या है? ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है। तो इस कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग लार्ज कंडक्टिंग शीट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चार्ज को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो इस चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज Q times the electric field. So what amount of force will be acting here due to electric field? It will be Q sigma upon epsilon naught. अब ये इसके कुछ मास भी है, तो इस बॉल के मास को मान लिया m, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, और ये थ्रेड में टेंशन T एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट T sin थीटा। तो यहां से आप देखो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ये बताना है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्या करेंगे, P sin थीटा को इक्वेट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट
और t cos थीटा को इक्वेट करेंगे हम इक्वल्स टू mg। तो यहां से इन दोनों को कर दो डिवाइड, डिवाइड करोगे तो LHS में आ जाएगा, वेरी गुड राजीव, टेन थीटा, और RHS में आ जाएगा q सिग्मा अपॉन mg एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू को सॉल्व करो, इसको सीधा सीधा आप देख सकते क्यू एम जी एप्सिलॉन ये सारे कांस्टेंट है, तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेन थीटा के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा सिग्मा उतने ज्यादा ये एंगल बढ़ते चले जाएंगे। सो द ऑप्शन बी। एक और डाउट है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं आपको बता दूं कि पहले IIT एडवांस में पूछा गया, फिर मेंस में रिपीट हुआ, फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना के कई बार नीट में पूछे गए। क्वेश्चन को समझना कोई मतलब आसान बात नहीं होगा, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है समझा है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। क्या बोल रहा है तनुज, फर्स्ट इक्वेशन से साइन क्यों नहीं आ सकता? साइन क्यों आएगा इसमें, बता दिया ना हमने, फोर्स अट्रैक्टिव है तो साइन पुट करने की जरूरत नहीं है ना। जब फोर्स अट्रैक्टिव है इसका मतलब साइन अपोजिट है, बाकी फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। चलिए यहाँ आते हैं। अच्छा कुछ और पूछ रहा है आपने, फर्स्ट इक्वेशन से साइन क्यों नहीं आ सकता? तो फिर इसको कंसीडर नहीं करोगे ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, ये कैलकुलेशन पूरा नहीं है, ये अधूरा है, ये एक ही डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम है। जब चार्ज पूरे स्टेशनरी है तो दूसरा डायरेक्शन का भी इक्विलिब्रियम कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ साइन के प्रोपोर्शनल नहीं करेंगे आंसर, ध्यान रहे सिर्फ साइन के प्रोपोर्शनल करेंगे, इसीलिए तो दिया है ऑप्शन में कि आप गलती करें क्योंकि यह अधूरा है। सिर्फ दिस, अगर सिर्फ इस इक्वेशन की बात करें तो दिस इज नॉट कंप्लीटेड। इफ वी राइट द वर्टिकल इक्विलिब्रियम आल्सो देन ओनली इट विल बी कंप्लीटेड। एक कंप्लीट इक्वेशन का कैलकुलेशन ही करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको स्फीयर कंडक्टर है या नहीं है नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कंसीडर करेंगे, ये कंडक्टर नहीं। अब देखो क्या करना है कि अगर ये कंडक्टर नहीं है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसका मतलब जब मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करूंगा इसके हर एक पॉइंट पर अंदर बाहर हर जगह आपको चार्जेस मिलेंगे। तो इस स्फीयर पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए, थोड़ा और बड़ा बना दो इस स्फीयर को, ये है एक स्फीयर। यहां से इन्होंने क्या कहा, जिसका की रेडियस r है और v नॉट पोटेंशियल दिया गया है ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पर पोटेंशियल है v नॉट। बता सकते हो इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा राजीव, बताइए क्या होगा इसके सेंटर पर पोटेंशियल? अगर इस स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल v नॉट है तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? एनीबॉडी, कोई भी नहीं? यस पंकज करेक्ट। इसके सेंटर पे, वेरी गुड तमन्ना आल्सो, विपिन वेरी गुड, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा 3/2 वी नॉट। सो तनुज करेक्ट योरसेल्फ, स्फीयर के सरफेस पे दिया है वी नॉट और सेंटर पे वी नॉट, 3 वी नॉट बाई। एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटेंस पे रेडियली आउटवर्ड, कुछ नहीं दिया है तो मानेंगे पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड। और फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे कि मैं इसको सी बना दूं पॉइंट, एक पॉइंट में बी यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं
बी कंसिडर कर लेता हूँ, सरफेस पे एक ई मान लूँ, यहाँ पे एफ मान लूँ। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, VC ग्रेटर देन VD, ग्रेटर देन पोटेंशियल एट E, ग्रेटर देन पोटेंशियल एट F, इस तरीके से। ठीक, तो इन्होंने चार पोटेंशियल आपको दिए, 3V0 विच इज 1.5 V0। मैं इसके लिए रेडियस मान लेता हूँ R1, ये इन्होंने बताया भी। इसके बाद 5/4 V0, मतलब कि R1 R2 R3 ये क्या है, R1 R2 R3 R4 ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं फ्रॉम द सेंटर, जहां की ये पोटेंशियल दिए गए। फर्स्ट पॉइंट था 3/2 V0 विच इज इक्वल्स टू 1.5 V0। इसके लिए रेडियस R1 दिया गया है और हमें पता है कि R1 क्या है, 3/2 V0 इज द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। इसका मतलब R1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद 5/4 V0 means 1.25 V0। इट मीन्स व्हाट, जो नेक्स्ट डिस्टेंस है R2 वो सेंटर से थोड़ा सा आगे, R2 ग्रेटर देन R1। क्या ये R2 इस स्फीयर के रेडियस से बड़ा है? प्लीज कोई भी मुझे आंसर बताइए। ये जो R2 हमने यहाँ पर लिखा है, स्फीयर के रेडियस से बड़ा है या नहीं? ये स्फीयर का रेडियस है R, कोई बता सकता है मेरे को? वेरी गुड पंकज, कम से कम मेरे क्वेश्चन को समझोगे तो बड़ी बात है। ये जो R2 है, R2 is less than the radius of the sphere। ऐसा इसलिए है कि सरफेस पे पोटेंशियल V0 है, तो V0 से ज्यादा पोटेंशियल तो ऑब्वियसली सरफेस के अंदर ही किसी पॉइंट पर होगा। इसका मतलब R2 is less than R। थर्ड पोटेंशियल क्या दिया गया मेरे को, 3V0/4। अब देखो 3V0/4 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 0.75 V0 विच इज लेस देन V0। हमें पता है पोटेंशियल की डायरेक्शन में फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, तो ये R3 अब ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। और आखिरी आपको दिया गया है फोर्थ पॉइंट, दैट इज V0/4। V0/4 is equals to 0.25 V0, which is again less than V0 as well as less than this 3V0/4। तो इसके corresponding जो रेडियस है, डिस्टेंस है R4, ये R3 से भी बड़ा है, क्योंकि R4 पे पोटेंशियल और कम हो गया। पोटेंशियल कम होने का मतलब डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये एक परफेक्ट एनालिसिस है, इसके हेल्प से भी आपको आंसर मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं यहाँ बात करूँ, जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, आप देख लो इसको ध्यान से। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे पोटेंशियल जो है सरफेस के पोटेंशियल से ज्यादा है, मतलब V1 and V2 both are greater than the potential at surface V0। that is V0 क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस, मतलब ये पॉइंट अंदर है। अंदर पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो लेक्चर डिस्कनेक्ट होने वाला है थोड़ा सा, आप इसके बाद आप खुद से सोचेंगे और आंसर आपको बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि V3 और V4 लेस देन V0 है, तो ये पॉइंट चले जाएंगे आउटसाइड, आउटसाइड। और आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं हम KQ/R।
ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपने को कैलकुलेशन करना है, इन फॉर्मूले को यूज करना है। आज भी इतना ही। So if you guys have another doubt, then please let me know on my WhatsApp.